हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर ऑफ रीनल फेलियर। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रीनल फेलियर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी एंड दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिसीज़। तो एक्यूट किडनी इंजरी को हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज़ एक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसमें किडनी अपना फंक्शन लूज़ कर देती है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है टू मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट एंड रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। ये सारे जो काम हैं वो किडनी नहीं कर पाती है। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता होगा कि ये सारी चीज़ें तो एक्यूट किडनी इंजरी में भी हो रही थी और इसमें भी हो रही हैं, तो ये चीज़ें अलग कैसे हैं। बात ये होती है कि एक्यूट में मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। ठीक है, वो कंडीशन सडन होती है, सीवियर होती है। वेयर इज़ क्रोनिक में क्या होता है कि काफ़ी टाइम से ये डिसीज़ चली हुई आ रही होती है, प्रोग्रेसिव होती है, और जब इरिवर्सिबल हो जाती है, लाइक किसी पर्सन को थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसने ट्रीट नहीं कराई, ऐसे ही रहने दिया, फिर प्रॉब्लम हुई, फिर ट्रीट नहीं कराई, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज़। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ अफेक्ट्स मल्टीपल बॉडी सिस्टम मेकिंग इट सिस्टमिक डिसऑर्डर। क्रोनिक किडनी डिसीज़ को हम सिस्टमिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे होता है। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम को ये अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में। A progressive and irreversible loss of kidney function that occurs over a period of month to years। ये डिसीज़ कंडीशन एक दिन में अराइज नहीं होती है, या तो महीनों से ये दिक्कत चली आ रही होती है या फिर साल भी लग सकते हैं। ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू मेंटेन मेटाबॉलिक फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड लीडिंग टू यूरेमिया। अब किडनी अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं करेगी, तो क्या होगा, ब्लड में जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कलेक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से यूरेमिया हो जाएगा। यूरेमिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर यूरिया इनटू द ब्लड। ठीक है, उसको हम यूरेमिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो मेन कॉजेज़ होते हैं, प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज का मतलब होता है कि जब हमारी दिक्कत किडनी में होती है। ठीक है, सेकेंडरी कॉज का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में कोई और डिसीज़ कंडीशन है या फिर कोई और कॉज है जिसकी वजह से हमारी किडनी भी अफेक्ट हो रही है और उसको ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, प्राइमरी कॉज की अगर हम बात करें तो अगर किसी पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है बेसिकली इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं इन किडनी। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस इज अ कंडीशन वेयर देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पॉलीयूरिया हो गया, प्रोटीनूरिया हो गया। ठीक है, सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है, साथ ही साथ जनरलाइज बॉडी इडीमा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉजेज़ के बारे में। तो सेकेंडरी कॉजेज़ वो कॉजेज़ होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई और डिसीज़ कंडीशन है, किडनी में कोई इंजरी नहीं है, किडनी की खुद की कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरी जो डिसीज़ेज़ हैं वो हमारी किडनी को अफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कॉज, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। हमने पढ़ा ही था ना कि डायबिटीज़ जब लंबे समय तक चलती है और ट्रीट नहीं हो पाती है अच्छे से, तो फिर क्या होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। ठीक है, वो किडनी के फंक्शन को भी इम्पेयर करने लगता है। दूसरा आता है हमारा हाइपरटेंशन। इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर क्रोनिक किडनी डिसीज़। कोई रीनल कैल्कुलाई हो गया, मतलब रीनल स्टोन, या फिर सिस्टमैटिक ल्यूपस इराइथमेटस। ये एक कंडीशन होती है जो बेसिकली हमारे सारे ही बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। वेस्कुलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेस्कुलेचर्स। मल्टीपल माइलोमा हो गया, एमेलॉइडोसिस हो गया, या फिर एनसेट्स। एनसेट्स में क्या है कि मतलब कुछ भी ड्रग्स होते हैं ना, जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गया, तो कैसे होती हैं, ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, तो इसकी वजह से भी अब हम बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज़ के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक होता है, बट उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि फटीग हो गया, वीकनेस हो गई, पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, नॉक्टूर्निया भी प्रेजेंट हो सकता है। नॉक्टूरिया का मतलब होता है
कि रात में यूरिनेशन होना, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। माइल्ड हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर डिक्रीज कंसंट्रेशन एबिलिटी हो सकती है। मतलब जैसे अगर पानी पिया किसी पेशेंट ने तो एज इट इज़ यूरिन पास हो रही है, उसकी कंसंट्रेट होकर नहीं हो रही है, ठीक है। होता है ना, हमारा 99% वाटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन निकलती है। लेट स्टेज में हम बात करते हैं तो यूरीमिया देखने को मिल सकता है, मतलब एक्सेसिव यूरिया इनसाइड द ब्लड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें हमें कुछ सीवियस सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब इस डिसीज़ की वजह से हमारे हार्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस केस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, इडीमा हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, साथ ही साथ पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इडीमा और हाइपरटेंशन बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम जो यूरिन आउटपुट है हमारा अच्छे से नहीं निकलेगा तो फ्लूइड हमारा बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर का भी वही कॉज हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया की वजह से हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमें डिज्निया, पल्मोनरी इडीमा एंड कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिल सकती है। कुस्मॉल ब्रीदिंग हमें तभी देखने को मिलेगी अगर हमारा CKD का जो कॉज है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में। तो ये सिम्टम्स हमें कब दिखेंगे, यूरीमिया के कंडीशन में, मतलब जब हमारे ब्लड में एक्सेस यूरिया होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें हेडेक, कन्फ्यूज़न, ड्राउजीनेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीजर एंड कोमा भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स तब आते हैं जब ब्लड के थ्रू वो यूरिया ब्रेन तक जाने लगता है, ठीक है। तो फिर हमें कुछ GIT सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, मेटेलिक टेस्ट एंड GI ब्लीडिंग। ये सारे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हमें सीरम क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज दिख सकता है, ठीक है। ब्लड यूरिया का लेवल इंक्रीज दिखेगा, GFR हमें कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि किडनी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है ना, तो अल्टीमेटली यूरिन आउटपुट हमारा कम हो जाएगा। हाइपरकलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब देखने को मिल सकता है। क्यों हो रहा है ये तीनों चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यूरिन टेस्ट में हमें प्रोटीनूरिया देखने को मिल सकता है, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। हेमेटूरिया का मतलब होता है यूरिन में ब्लड आना। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख सकती हैं। इमेजिंग टेस्ट में हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसमें अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमें स्मॉल और श्रंकिन किडनी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर इन सारे टेस्ट से हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम लास्ट में रीनल बायोप्सी भी करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में बेसिकली हम सबसे पहले कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो फिर हम पेशेंट से बोलेंगे कि अपने इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, मतलब हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे पहले, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अनकंट्रोल्ड हैं, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसका शुगर अनकंट्रोल है, तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रीटमेंट देने का। उसका जो कॉज था वो तो प्रॉब्लम को और बढ़ा ही रहा है अंदर से, ठीक है। तो पहले हम कॉज को ट्रीट करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में हम पेशेंट से बोलेंगे कि प्रोटीन को कम लेना है अपनी डाइट में, सोडियम भी कम लेना है। प्रोटीन इसलिए कम लेना है क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा था, सारा प्रोटीन एज इट इज़ पास हो रहा है यूरिन में, ठीक है, क्योंकि किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। सोडियम इसलिए रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि बॉडी में इडीमा हो रहा था। पोटेशियम इसलिए रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि हाइपरकलीमिया हो रहा था, और हाइपरकलीमिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इसलिए करना है क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा था, जिसकी वजह से जगह जगह पे इडीमा हो रहा था, पल्मोनरी कंजेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारे डाइटरी मैनेजमेंट हो गया। ड्रग थेरेपी में हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं अगर पेशेंट का कॉज हाइपरटेंशन है, ठीक है। डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा था ना फ्लूइड, उसको एक्सक्रीट करवाएंगे एंड सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे। फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे क्योंकि हमारे ब्लड में फॉस्फेट का लेवल बढ़ रहा था, तो इससे क्या होगा, हमारे फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन देंगे ताकि RBC का फॉर्मेशन हो, क्योंकि किडनी नहीं बना पा रही है ना इरिथ्रोपोइटिन। एंड विटामिन D सप्लीमेंट्स भी देंगे। साथ ही साथ वी ऑल्सो मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपरकलीमिया एंड एसिडोसिस। और लास्ट में हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, जिसमें हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज़।